जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको पहले मेनली ये बताया जाएगा कि कैसे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। एंड अगर आपका इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रखा है और आप आपका प्रोफाइल, एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, और अगर आपके पास है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं तो वो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको एडिट करना है। एंड इसके अलावा अगर आप फ्रेशर है तो कैसे आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करते हुए अपना फॉर्म भरना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन कर लेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है। इसको ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि आप लोग ये फॉर्म 7 मई 2026 से लेकर के 21 मई 2026 तक भर पाएंगे, और ये जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर आपका जो एग्जाम की संभावित डेट है वो 24 जून 2026 रखी गई है, और उसकी टाइमिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे जो अनारक्षित कैंडिडेट हैं उनसे 500 रुपये ली जाएगी, और जो बाकी बचते हैं जैसे कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC EWS इनसे 250 रुपये फीस ली जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक पोर्टल चार्ज भी लगता है, तो टोटल मिलाकर के जनरल को 560 रुपये फीस पे करनी है, SC ST OBC को 310 रुपये फीस पे करनी होगी। 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश रहेगी, वैसे आप इसमें अदर स्टेट से भी अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर गाइज सिलेक्शन आपका एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10वीं की योग्यता मांगी है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे। इस नोटिफिकेशन से जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो सभी की सभी जानकारी आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। आयु सीमा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आएंगे तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी बताई है वो भी आप यहाँ पर डिटेल्ड में देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद गाइज अब आप इसमें ये जान चुके होंगे कि मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। तो अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में पहले हम उन कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसमें पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसमें बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आपने जब से ये वाला पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से इसके ऊपर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप उसी को लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन भूल चुके हैं तो आप क्या करेंगे वो जान लीजिए। गाइज यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका प्रोफाइल पासवर्ड मांगा है, और उसके बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। बट गाइज अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ पर है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। आप इसके सामने इस पेपर वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि अपना जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो भी भूल चुके हैं, तो वो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर अगेन होम पेज के ऊपर आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, और ऊपर है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे। इसके अलावा उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। इसी के अलावा प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट, साथ ही आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि जो प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक है अगर वो भी नहीं है आपको याद तो आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन से इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर किया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर ये जो आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका पासवर्ड है प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक के अलावा वो भी आप इस तरह से रिकवर कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ से उपलब्ध सेवाएं में फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन अपना पासवर्ड निकाल लेना है। और उसके बाद गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ क्लिक करें, यानी कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने को बोला जा रहा है तो आप अपडेट यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अभी जो आपने सामान्य पंजीकरण क्रमांक प्राप्त किया उसको डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा को डाल करके सबमिट कर देंगे। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसी के साथ में गाइज अगर आपको यहाँ पर जो आपने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के ऊपर आकर के सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड फॉर एडिट पर क्लिक करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आप एडिट करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सब कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है और आपका इसमें अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अब क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपके पास नहीं होगी, इसलिए आप नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ये जो ईमेल में सेक्शन है ईमेल वाला, इसमें आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो आप रजिस्टर करेंगे एंड उसके बाद में ये कैप्चा कोड डालेंगे और ओटीपी प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी डाल करके आगे बढ़ेंगे तो गाइज आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी फिल करने का विकल्प मिल जाएगा जो कि मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से रहने वाला है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर ओटीआर किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र कॉलोनी शहर तहसील या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान
पहचान पत्र, कौन सी आईडी से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट क्यूआर। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके क्यूआर कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट क्यूआर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट, उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है, दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और होम पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बट गाइज अभी यहाँ पर ये वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, इसलिए जो आगे का इंटरफेस है वो मैं आपको अपनी जब रिसेंटली MP फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म आए थे, वन गार्ड के फॉर्म आए थे तो वहाँ से दिखाने वाला हूँ। बेसिकली वो वीडियो का पार्ट इसमें अटैच करने वाला हूँ क्योंकि आगे जो फॉर्म भरने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस उसमें पोस्ट यहाँ पर आपको आगे चल करके देखने को मिल सकती है फॉरेस्ट गार्ड की, एंड आपको अभी देखने को मिलेगी हॉस्पिटल असिस्टेंट की। ये मैं आपको एक तरीके से रेफरेंस के रूप में इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ ताकि गाइज आप जब अपना फॉर्म भर रहे हो हॉस्पिटल असिस्टेंट का तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना
ना हो। एंड जैसे ही यहाँ पर लिंक सही से काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा, तो अगेन एक और वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। ये उनके लिए है जो कि जब इस वीडियो को वॉच कर रहे हो और लिंक एक्टिवेट हो चुका और मैंने अगली वीडियो न डाली हो, तो ऐसे में वही इस वीडियो से वॉच करके डिटेल्स को समझ करके अपना फॉर्म भर सके। तो आगे आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। एंड कहीं पर कोई ऑप्शन अलग हो, कोई ऑप्शन में आपको डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड देन यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है, इसमें दर्शन करने के बाद में वो डालेंगे। जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस, जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें भरी थी अपना दर्शन करते समय, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आप यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म को भर रहे हैं तो और आपको अपनी डिटेल्स को मॉडिफाई करना है, तो आप एडिट प्रोफाइल दर्शन इसके ऊपर क्लिक करके इनमें से जो भी जानकारी एडिट करना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, वो कर सकते हैं। बट गाइस, अगर आपने अभी भी दर्शन किया है और आपकी डिटेल्स अभी सही है, तो आप यहाँ पर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर इसमें 31 पॉइंट पर आएंगे और इसमें कैटेगरी है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक या फिर बिना वर्ग या फिर संविदा कर्मी। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप बिना वर्ग इसको टिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आयु संबंधी छूट की जानकारी में कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार से सवाल है कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। फिर क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। तो बेसिकली आप इन सवालों को पढ़ेंगे और जो इनके ऊपर आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें हाँ करेंगे। जैसे कि एक और सवाल आता है कि क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है आप राष्ट्रीय यानी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी, तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक सवाल दिया कि यदि हाँ तो आपको यहाँ पर खेल का प्रकार भी चुनना होगा। 41 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जो कि आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। अगर है, जैसे कि यहाँ पर किन किन को मिलता है वो आप देख लीजिए। अतिशेष कर्मचारी को जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिकों, अगर है तो आप हाँ करके इसमें बता सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि किसके तहत आप ये छूट लेना चाहते हैं, नहीं तो आप नहीं कर देंगे। फिर 42 पॉइंट आएगा आपका कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ए को प्रेफरेंस दे रहा हूँ जिस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी है। जो इसके बाद आप क्लिक टू सेलेक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने शैक्षणिक योग्यता का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर 10वीं का ऑप्शन है, तो 10वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिए और उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी और बोर्ड का नाम क्या है। तो जो भी आपका बोर्ड था वो आप यहाँ पर भर देंगे। एंड गाइज, अगर आप सहायक जिला अधीक्षक इस वाली पोस्ट को भी टिक किए थे, इस पर भी आपको अप्लाई करना है, तो फिर आपको यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, जहाँ पर आपको फाइनल ईयर का रोल नंबर किस साल के अंदर हो गई थी वो और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने की थी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर आपकी पोस्ट की प्रेफरेंस। तो जैसे कि यहाँ पर वन रक्षक बालाघाट और किस कार्यालय के अंदर है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आपसे हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, तो 10वीं पास अगर है तो आप इसको हाँ कर दीजिए। फिर यहाँ पर टिक कर दीजिए। इस तरह से ये प्रेफरेंस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन तरह से ये जो प्रेफरेंसेस है वो अपनी मर्जी से दे देनी है। चलिए मैं यहाँ पर इन सभी को प्रेफरेंस देता हूँ। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही निकाली गई है। तो जिसको आपको जो नंबर पर प्रेफरेंस देनी है इस तरह से आप यहाँ पर उनको टिक कर दीजिए। ये सभी प्रेफरेंसेस देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और गाइज यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो गाइज आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप मध्य प्रदेश से तो भी एलिजिबल है और अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं है तो भी ये एलिजिबल है। ये कैसे करना होता है इसके संबंध में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, बट जो अभी मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आप ओपन करके यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके अपना जो रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी का जो प्रोसेस है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, वो अलग है और जो इस वीडियो के अंदर प्रोसेस बताया वो अलग है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूँ आज के लेटेस्ट जो वेबसाइट के ऊपर इंटरफेस है उसके साथ में। और अगर पहले जैसा ही है तो आप इस वीडियो को वॉच करके अपना रोजगार पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें हाँ कर दीजिए कि हाँ मेरा पंजीयन है। फिर आप पंजीयन क्रमांक डालेंगे, किस डेट में
में आपने पंजीयन करा है या फिर करवाया है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस जिले के अंदर करवाया है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आप 45 पॉइंट देखेंगे। बेसिकली इसमें ये कहा है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी है, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें हाँ कर दे। फिर क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम यानी कि जो जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो जरूरी क्वालिफिकेशन है कम से कम वो आपके पास है, तो आप इसमें भी हाँ कर दे। फिर क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, अगर आपके पास समग्र आईडी है तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, तो पहली चॉइस आपको देनी है, फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस, उसके बाद में आपको थर्ड चॉइस देनी है, फिर यहाँ पर आपको फिफ्थ चॉइस देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो 11 चॉइस है वो आपकी दे दीजिएगा एक एक करके। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज जिसमें कि यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा है, फॉर्मेट जेपीजी का चल जाएगा और साइज 150 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10वीं का वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करना है, ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद में इस तरह से आप क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। और अगर अपलोड न हो रही हो तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपकी फाइल है उसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में हो और जो उसकी ऊंचाई है वो आपकी 400 पिक्सल से लेकर के 950 पिक्सल के बीच में हो और साइज 150 KB से कम तभी अपलोड हो पाएगा। अब आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इसको ड्राफ्ट के रूप में प्रिंट कीजिए, अगर प्रिंट नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए। इसके बाद में आप प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। गाइज आप आपकी फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी तभी जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा।